महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला, यहाँ के गंगापुर इलाके में एक महिला 11 दिन से ऑटो रिक्शे में रह रही है। दरअसल महिला कोरोना संक्रमित है, उसे आइसोलेशन में रहना था, लेकिन परिवार वाले खुद ही सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं, लोहे का काम करते हैं। अब अगर महिला को झोपड़ी के अंदर आइसोलेशन में रखते तो परिवार के बाकी लोगों के संक्रमित होने का भी खतरा था। इसलिए महिला के भाई ने अपने ऑटो रिक्शे को आइसोलेटेड कमरे की शक्ल दे दी और महिला को वहां पर रखा गया। आगे हम कुछ बताएं उससे पहले आप ये वीडियो खुद देख लीजिए। ये लगा के देखने को आज तक के इसरार चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक महिला का इलाज एक निजी डॉक्टर जुबैर कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि जब महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी तब उन्हें सरकारी अस्पताल भेजा गया था, लेकिन वहां बेड नहीं मिला था, जिसके बाद रिक्शे के अंदर ही उनके रहने का इंतजाम किया गया। परिवार का कहना है कि अब महिला की हालत पहले से काफी बेहतर हो गई है। तो ये थी आज की कोविड कथा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। सोशल मीडिया पर एक महिला के रेप का वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद लोगों के अंदर जमकर गुस्सा देखने को मिला था। अब अपडेट यह है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डिटेल में बताएंगे आज की बड़ी खबर में। साथ ही ये भी बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी पीरियड्स के दौरान स्वच्छता क्यों जरूरी है, किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप खुद को इन्फेक्शन से बचा सकती हैं और क्यों आज भी हमारे देश में बहुत सी औरतें मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। सबका जवाब मिलेगा बड़ी खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। हमने कल के शो में एक वायरल वीडियो के बारे में डिटेल में बताया था। इस मामले में अब बेंगलुरु पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपियों को मौका वारदात पर जांच पड़ताल के लिए लेकर गई। इसी दौरान 2 आरोपियों ने पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया और भागने की कोशिश की। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। बेंगलुरु ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर शरणप्पा ने इंडिया टुडे को बताया, एसीपी बनासवाड़ी सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच आरोपियों को मौका वारदात पर ले गए थे। उसी समय आरोपी हृदय बाबू और सागर ने पुलिस पर पत्थर फेंककर भागने की कोशिश की। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। इस घटना में आरोपियों के पैर में चोट आई है। हमने इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। एसीपी और स्टाफ मेंबर रवि को भी चोटें आई हैं। जो वीडियो वायरल हुआ था वो बहुत भयावह है। हालांकि शुरुआत में ये पता नहीं चला था कि पीड़ित लड़की कौन है और घटना कहां की है। कहा गया कि लड़की नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य की है। उसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने वीडियो में दिख रहे चेहरों की तस्वीरें निकलवाई। उनकी तलाश शुरू की गई तो इन आरोपियों का पता चला। इस बारे में बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमलकांत ने ट्विटर पर बताया, वीडियो और शुरुआती जांच के आधार पर हमने 6 लोगों के खिलाफ रेप और असॉल्ट का मामला दर्ज किया। इनमें से 2 महिलाएं हैं। एक पुलिस की टीम को पास के राज्य में भेजा गया है ताकि पीड़ित को खोजा जा सके। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी एक ग्रुप के सदस्य हैं। माना जाता है कि सभी बांग्लादेशी हैं। पीड़ित महिला भी बांग्लादेशी है। उसे मानव तस्करी करके भारत लाया गया था। पैसों के विवाद में उसके साथ ये बर्बरता की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये घटना बेंगलुरु के राममूर्ति नगर में पिछले हफ्ते हुई थी। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके नाम हैं सागर, मोहम्मद बाबू साहिक, हृदय बाबू और हकील। इनके साथ गिरफ्तार महिला की पहचान पुलिस ने नहीं बताई। इस खबर को यहीं पर खत्म करते हैं और बताते हैं दूसरी बड़ी खबर क्या है। बचपन में मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। जब वो क्लास 6 में थी तब एक डांस कंपटीशन में उसने हिस्सा लिया था। तैयार होते वक्त उसके हाथ से आलता, जिसे कई लोग माहौर भी कहते हैं, वो सफेद रंग के मोजे पर गिर गया। हॉस्टल आकर उसने मोजे धोए और आंगन में सुखा दिए। उसी शाम हॉस्टल की बड़ी लड़कियों ने छोटी लड़कियों को अपने पास बुलाया, हॉल में बैठाया और आंगन में सूख रहे मोजे के बारे में पूछा कि वो किसका है। मेरी दोस्त ने जवाब दिया, चूंकि मोजे में आलते का लाल रंग ठीक से गया नहीं था तो सीनियर गर्ल्स को लगा कि हो सकता है कि किसी छोटी बच्ची के पीरियड्स आए हों और डर के मारे उसने अपना मोजा इस्तेमाल किया हो। मेरी दोस्त ने बताया कि वो उसका मोजा था और उसमें आलता गिरा हुआ था। मेरी दोस्त और उसकी बाकी क्लासमेट्स तब तक पीरियड्स के बारे में कुछ नहीं जानती थी। बड़ी लड़कियों को लगा कि अब सही वक्त है इन्हें सब कुछ बता दिया जाए। एक मीटिंग हुई। छोटी लड़कियों को बताया गया कि पीरियड्स क्या होते हैं और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाए।
लड़कियों को सख्त हिदायत दी गई कि वो भूलकर भी कभी कोई कपड़ा इस्तेमाल ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये घटना आपको क्यों बताई। इसलिए बताई क्योंकि आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है। इसका मकसद है कि पीरियड्स को लेकर लोगों के दिमाग में जागरूकता लाई जाए। हमारे देश में अभी भी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो पीरियड्स के वक्त साफ सफाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं और मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की जगह आज भी वो कपड़ा ही इस्तेमाल करती हैं। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक पहला तो पीरियड के मुद्दे पर आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में खुलकर बात नहीं होती। इसे टैबू की तरह माना जाता है। इसी वजह से कई युवा लड़कियां प्रॉपर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के बारे में जान ही नहीं पाती। दूसरा, सैनिटरी नैपकिन या बाकी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स तक उनकी पहुंच ही नहीं होती। तीसरा, इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का सही तरीका ही उन्हें पता नहीं होता। चौथा, इतने पैसे नहीं होते कि मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स खरीद पाएं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ औरतें जहां इस दौरान कपड़ा इस्तेमाल करती हैं तो गरीब तबके से आने वाली कई औरतें अखबार, कागज, राख और रेत तक का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 2015-16 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 336 मिलियन यानी 33 करोड़ 60 लाख औरतों को पीरियड्स आते हैं। इनमें से 121 मिलियन यानी 12 करोड़ 10 लाख औरतें यानी 36% औरतें ही प्रॉपर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि NFHS 2019-20 की रिपोर्ट इन आंकड़ों में थोड़ा इंप्रूवमेंट होने की बात करती है। यह सर्वे दावा करता है कि 15 से 24 के बीच की लड़कियों के अंदर पीरियड्स को लेकर जागरूकता देखने को मिली है। सर्वे में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस एज ग्रुप की लड़कियों द्वारा पीरियड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने का डेटा दिया गया था, जिसके मुताबिक आंध्र प्रदेश में मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाली लड़कियों की संख्या 85% है, जबकि NFHS 4 यानी 2015-16 के दौरान ये संख्या 67% थी। अंडमान निकोबार में ये संख्या 98.9% है, जबकि NFHS 4 में आंकड़ा 90.3% था। असम में मौजूदा आंकड़ा 66.3% है, जबकि NFHS 4 में संख्या 44.8% थी। मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में इस आंकड़े में बढ़ोतरी देखी गई थी। यहाँ NFHS 4 में आंकड़ा 93.4% था और NFHS 5 में घटकर 89.8% हो गया। एक बात की तरफ अब ध्यान दीजिए। NFHS 5 में केवल 15 से 24 साल के बीच आने वाली लड़कियों की बात की गई है। 24 से ज्यादा वाली औरतों के आंकड़े नहीं बताए गए हैं। जाहिर है युवा पीढ़ी टाइम के साथ जागरूक हो रही है तो वो पीरियड्स के दौरान हाइजीन की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक सच है कि कई सारी लड़कियां हमारे देश में ऐसी भी हैं जिन्हें जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं उनके स्कूल जाने पर रोक लगा दी जाती है। कुछ लड़कियों को हर महीने करीब 2 या 3 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती है। सवाल उठता है कि क्या हमारी सरकार की तरफ से मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या नहीं। जवाब है कि हाँ, कोशिश की गई है। NFHS की जिस रिपोर्ट के बारे में हमने पहले जिक्र किया उसमें कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर बनने वाले नैपकिन्स, सैनिटरी नैपकिन्स, टेम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप्स पीरियड्स के दौरान प्रोटेक्शन के लिहाज से हाइजीनिक हैं। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन की एक स्कीम है जिसे MHS कहते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम्स। इसका मकसद है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर युवा लड़कियों को जागरूक किया जाए। ग्रामीण इलाकों की युवा लड़कियों तक सैनिटरी नैपकिन्स की पहुंच बनाई जाए। नैपकिन के पर्यावरण फ्रेंडली डिस्पोजल के बारे में बताया जाए। इस स्कीम के तहत आशा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि गांव की लड़कियों को 6 रुपए की दर पर सैनिटरी नैपकिन का एक पैकेट मुहैया कराया जाए, जिनमें 6 नैपकिन्स होंगे। इन नैपकिन्स को फ्री डेज कहा जाएगा, लेकिन समय समय पर स्कीम की आलोचना होती रही है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम में नैपकिन के सप्लाई में दिक्कत देखी गई है। दूसरा, ये नहीं बताया जाता कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, कितने कितने घंटों में इनको चेंज किया जाए। ऐसे में पहली बार इसका इस्तेमाल करने वालों के लिए ये एक चैलेंज है। अब सवाल उठता है कि क्या होता है जब पीरियड्स के दौरान हाइजीनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना किया जाए। जवाब है, कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसे ठीक से जानने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अक्सर ये देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं महामारी के समय कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ तक कि ज़्यादा पिछड़ी जाति की जो औरतें हैं वो कभी सूखे पत्ते का भी इस्तेमाल करती हैं, जिससे रक्तस्राव होने की वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया पनप जाते हैं और फंगस वगैरह
पनप जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बदबूदार स्राव होता है, उनके यूरिन में पेशाब में भी इन्फेक्शन हो सकता है और अंदर जनांगों में भी इन्फेक्शन फैल सकता है, जिसकी वजह से उन्हें लगातार पेड़ों में दर्द और सूजन वगैरह की शिकायत आ जाती है। साथ ही कपड़े के लगातार इस्तेमाल की वजह से उन्हें स्किन रैशेज़ हो जाते हैं और छाले भी पड़ सकते हैं। आगे जाकर अगर ये छाले लगातार बने रहते हैं तो कैंसर का भी रूप ले सकते हैं। तो इसीलिए कपड़े का इस्तेमाल को बिल्कुल प्रतिबंध कर देना चाहिए और साथ में पत्ते तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। हमें इनको ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ये समझाना होगा कि किस तरीके से ये उनके लिए नुकसानदायक है। कभी कभी केस में ये भी देखा गया है कि लगातार इस तरीके की गंदा कपड़ा और बार बार धोकर कपड़ा इस्तेमाल करने की वजह से उनके जनांगों में इतना इन्फेक्शन और सूजन हो जाती है कि उन्हें गर्भ धारण करने में भी परेशानी आती है। तो इसीलिए हमें ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को ये हम काउंसलिंग करते हैं कि वो हमेशा एक नैपकिन, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें और कपड़े या पत्ते और कोई भी इस तरह की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जिससे कि उनको आगे कोई भी इन्फेक्शन या परेशानी ना पड़े। लेडी को पीरियड्स आना उतना ही नॉर्मल है जैसे कि हमारा खाना पीना सोना जगना आदि। फिर इसको लेकर इतनी शर्म क्यों? इसको लेकर बात करने से इतना कतराना क्यों? आपने अक्सर नोटिस किया होगा, अगर कभी भी सैनिटरी पैड खरीदने आप मार्केट जाएंगे तो वो शॉपकीपर आपको सैनिटरी पैड हमेशा एक ब्लैक पॉलिथीन में अच्छे से पैक करके बाकी सामान से अलग रख के देता है ताकि उसे कोई देख नहीं ले। पर क्यों? उसकी क्या ज़रूरत है? इसको लेकर इतनी शर्म क्यों? क्योंकि इसी शर्म की वजह से, कहीं पर जानकारी ना होने की वजह से, कहीं पर जानकारी तो है पर सुविधा ना होने की वजह से पूरे विश्व में कितनी ही महिलाएं बहुत गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं, जैसे कि नीचे इन्फेक्शन हो जाना, पेड़ों में दुखन होना, नीचे गंदा पानी आना, पेशाब में जलन होना, इन्फेक्शन ऊपर बढ़ जाने पर बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो जाना, माहवारी गड़बड़ आना, बच्चा ना होने पाना, नीचे टीबी तक हो सकती है और किसी किसी को ये सर्वाइकल कैंसर तक भी कर सकता है। मरीज में इन्फेक्शन ज़्यादा होने पर सेप्टिसीमिया, मरीज की जान जाने की नौबत भी आ सकती है। कितना खराब लग रहा होगा इन सब बीमारियों का नाम सुनकर। कोई नहीं चाहता किसी को ये सब प्रॉब्लम्स हो, पर ये सारी बीमारियां पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वजह से महिलाओं को होती हैं और ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं अगर प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन का पालन किया जाए। क्या है प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन? पीरियड्स को सबसे पहले नॉर्मल समझना, ये कोई टैबू नहीं है। ये नहीं कि मेंसेस हो जाने पर लेडी को बिल्कुल घर से अलग थलग कर दिया जाए, वो अपने पैड्स के लिए शर्मा रही है, किसी से बोल नहीं सकती, किसी को बता नहीं सकती है। दिस ऑल नीड्स टू चेंज। मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब है कि आपको एक साफ कपड़ा या साफ पैड इस्तेमाल करने के लिए मिले। अगर पैड मिल सकता है किसी अच्छी कंपनी का साफ सुथरा तो बेस्ट है, नहीं हो पाता है तो आप घर का पैड भी यूज़ कर सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि वो प्रॉपरली डिटर्जेंट से सर्फ से धुला होना चाहिए, धूप में सूखा हुआ होना चाहिए। आजकल मेंस्ट्रुअल कप भी अवेलेबल हैं जो बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में पूरी जानकारी यूट्यूब से बड़ी आसानी से मिल सकती है। और जो भी आप पैड यूज़ कर रहे हैं या कपड़ा यूज़ कर रहे हैं उसको हर 6 घंटे में चेंज करना बहुत ज़रूरी है ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। अब आपको बता दें कि पीरियड्स के दौरान किस तरह के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे कॉमन इस्तेमाल तो है सैनिटरी नैपकिन्स का। ये शहरों में तो मिलते ही हैं और गांव में भी ये पहुंच रहे हैं। सबसे आसानी से इन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर इनकी कीमत की बात करें तो सरकार की तरफ से दिए जाने वाले नैपकिन की कीमत 1 रुपए होती है, जो ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को मुहैया कराया जाता है। बाकी पैड की क्वालिटी और साइज के हिसाब से इसका रेट डिसाइड होता है। आपको 30 रुपए में 6 से लेकर 100 रुपए में 6 पैड तक मिल जाएंगे। साइज की बात करें तो लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइज में पैड्स आते हैं। ब्लड फ्लो के हिसाब से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हेवी फ्लो के लिए विंग्स वाले पैड्स भी आते हैं। हर पैड को 5 से 6 घंटे के बीच बदलना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। दूसरा प्रोडक्ट है टेम्पॉन। ये कॉटन के एक पाइप की तरह होता है। डरिए मत, हमने पाइप की तरह कहा है, पाइप नहीं। ये सॉफ्ट होता है, गोल और लंबे कुशन की तरह। इसका टिप राउंडेड होता है। आपको इसे पीरियड के दौरान वजाइना में इंसर्ट करना होता है। ये कॉटन में ब्लड सोख लेता है। इसे हर 4 घंटे में बदलना होता है। इसे निकालने के लिए नीचे एक थ्रेड भी लगा होता है जिसे खींचकर आप आसानी से इसे रिमूव कर सकते हैं। इसकी दिक्कत यह है कि ग्रामीण इलाकों में मिलना मुश्किल है। इसकी कीमत भी क्वालिटी और ब्रांड पर डिपेंड करती है। अमूमन 200 से 300 रुपए के बीच में आपको 16 टेम्पॉन का पैक मिल जाता है।
तीसरा प्रोडक्ट है मेंस्ट्रुअल कप्स। इसे भी आपको वजाइना में इंसर्ट करना होता है। जैसे तेल वाली कुप्पी में आप तेल इकट्ठा करते हैं, वैसे ही इनका काम आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लड को इकट्ठा करने का होता है। ये सिलिकॉन या रबर जैसे मटेरियल का बना होता है। आप इन्हें अलग अलग तरह से फोल्ड करके इंसर्ट कर सकते हैं। इसे आप 10 से 12 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हो और ये रीयूजेबल भी हैं। इसे रिमूव करने के बाद अच्छे से सैनिटाइज करके दोबारा भी यूज किया जा सकता है। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसकी कीमत भी ब्रांड और क्वालिटी पर डिपेंड करती है। 150 रुपए का भी मिलता है और 500 रुपए का भी। दिक्कत यही है कि ग्रामीण इलाकों में इसकी भी पहुंच कम है। ये थी आज की बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी जुड़ी है बीजेपी के एक महिला सांसद से। नाम है रंजीता कोली। राजस्थान के भरतपुर से लोकसभा सांसद हैं। आज तक के सुरेश फौजदार की रिपोर्ट के मुताबिक 27 मई की रात रंजीता के ऊपर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। रंजिता ने मीडिया को बताया कि वो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करके अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। सरिया और ईंट से गाड़ी की खिड़की के कांच को तोड़ दिया गया। रंजीता कहती हैं कि हमले के बाद वो बेहोश हो गई थी। उन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद सर्किट हाउस पहुंचाया गया। रंजीता का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मामला अभी पुलिस के पास है, जांच चल रही है। अगली सुर्खी बनाई है जापान की फेमस टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका ने। 27 मई को उन्होंने ऐलान किया कि वो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट डालते हुए कहा कि वो मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये फैसला कर रही हैं। नाओमी ने लिखा, मुझे लगता है कि एथलीट्स की मेंटल हेल्थ के बारे में जनता कुछ नहीं सोचती और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर ये बात सही साबित होती है। पीसी में हमसे कई सवाल पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले भी कई बार पूछे जा चुके होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में डाउट पैदा कर देते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो। मुझे टूर्नामेंट से कोई दिक्कत नहीं है। आगे नाओमी ने कहा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की वजह से पैसे काटती है तो उन्हें इस पर हंसी आएगी। आखिरी में उन्होंने उम्मीद जताई कि जो भी फाइन लगाया जाएगा उसका इस्तेमाल मेंटल हेल्थ चैरिटी के लिए होगा। FTT यानी फ्रेंच टेनिस फेडरेशन का कहना है कि नाओमी का यह फैसला स्वीकार्य नहीं है और उन्होंने इसे फिनोमिनल एरर बताया है। तो ये था आज का शो। अब सोमवार को होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया।